स्वागत है आपके YouTube चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वंदे भारत ट्रेन जो पहले ट्रेन 18 के नाम से जानी जाती थी उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपने चैनल पर LHB का एक वीडियो देखा है, बहुत पसंद किया, उसमें लगभग 25,000 लोगों ने व्यू किया है और लेकिन लाइक बहुत कम आए हैं उसमें। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को अगर आप देखते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें 1000 मिनिमम जो मैं टारगेट रख रहा हूं कि 1000 लाइक का इसमें टारगेट रखता हूं कि 1000 लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो 1000 लाइक इस वीडियो को मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन जो कि बहुत ज़्यादा आज पॉपुलर ट्रेन हो रही है भारत में। ठीक है, इसकी ऑल अबाउट डिटेल के बारे में जानेंगे। इसे इनिशियली ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। ट्रेन 18 वंदे भारत ट्रेन किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई? तो मैन्युफैक्चर की गई ICF के द्वारा। ICF कहाँ पर है? इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। ठीक है, और इसका जो डिज़ाइन किया गया वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? RDSO के द्वारा डिज़ाइन किया गया। तो आप कुछ क्वेश्चन याद रखिए कि हु डिजाइन द वंदे भारत ट्रेन और ट्रेन 18, दैट इज RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। RDSO जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है, लखनऊ में RDSO है। जबकि इसको मैन्युफैक्चर किसने किया, इसको बनाया किसने है? ICF चेन्नई ने बनाया है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है इनिशियली नोन एज ट्रेन 18, शुरुआत में इसको ट्रेन 18 के नाम से बोला जाता था, बट इन 27 जनवरी 2019 क्वेश्चन आता है कि ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत कब रखा गया? तो 27 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका नाम वंदे भारत दिया गया। क्यों दिया गया ऐसा नाम? ताकि लोगों में जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसके लिए लोगों में एक जागरूकता आए और जो हमारी भारतीय ट्रेन है उनमें लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ें इसमें रखी की गई। तो रीनेम एज वंदे भारत विच इज तो वंदे भारत ट्रेन क्या है? एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कॉस्ट ऑफ वन रैक इज 115 करोड़ रुपये। इसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आया है एक रैक को बनाने का 115 करोड़ आया है। जबकि इसी तरह का रैक अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से, जर्मनी से, जापान वगैरह से इस तरह से परचेज करते तो वो अप्रॉक्सीमेट इसका 3 to 4 टाइम्स पड़ता, यानी लगभग 400 करोड़ 300 करोड़ इस तरह के कॉस्ट हमें एक रैक का पड़ता। तो ये बहुत ही अच्छा एफर्ट रहा है ICF चेन्नई के द्वारा जो किया गया। और आज इस ट्रेन को हर कोई पसंद करता है। हालांकि अभी इसका कॉस्ट जो है, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट द ट्रैवलिंग कॉस्ट या टिकट कॉस्ट में बी कट डाउन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट। नेक्स्ट 50% पावरिंग विद अंडरस्लंग प्रोपल्सन इक्विपमेंट यहाँ पर यूज किया गया। 50% पावरिंग क्या बोला गया कि विद अंडरस्लंग, चूंकि ये ट्रेन 18 है या वंदे भारत ट्रेन है, ये OHE से पावर लेती है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 50% ट्रैक्शन मोटर को भी लगाया गया है। यानी जितने अगर इसमें कोच हैं, कितने कोच हैं एक रैक में? टोटल 16 कोच होते हैं। 16 कोच होते हैं एक रैक में। उनमें से 8 कोच जो मोटर कोच है उनमें ट्रैक्शन मोटर लगाई गई है। ये ट्रैक्शन मोटर फुली सस्पेंडेड है। ठीक है, एक्सेल माउंटेड है, फुली सस्पेंडेड है, यानी लटकते हुए एक तरह से बोला जाए। ये सस्पेंशन मोटर लगाएगी 3 फेज, ये जो है 3 फेज सिंक्रोनाइज जो हमारी इसमें ट्रैक्शन मोटर लगाई गई है। तो ये चूंकि आउट ऑफ 16 8 मोटर कोच हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि 16 में से 8 कोच के द्वारा पावर जनरेशन हो रही जो कि अंडरस्लंग, और ये कहाँ पर लगाया गया? अंडरस्लंग में लगाया गया है, यानी कोच बॉडी के नीचे इसको लटका हुआ, अंडरस्लंग लटका हुआ हिस्सा जो कि कोच के फर्श के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट वंदे भारत हैज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर विद पुश पुल टेक्नोलॉजी। वंदे भारत में क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, यानी देखिए 8 मोटर कोच लगाए हुए, तो 8 मोटर कोच से पूरे रैक में पावर सप्लाई हो रही है। तो किसके थ्रू ये हो रहा है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है विद पुश पुल टेक्नोलॉजी, यानी पुश पुल धक्का और खिंचाव, इन दोनों जो टेक्नोलॉजी है पुश पुल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर आधारित है। क्वेश्चन पूछा जाता है विच टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वड इन वंदे भारत ट्रेन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड पावर? तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर हो गया है विद पुश पुल टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है। चूंकि ये वर्ड जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, नए हैं, इसलिए इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंड इन द वंदे भारत ट्रेन? सो दैट इज द फुल पुश पुल टेक्नोलॉजी। कितने परसेंट अंडरस्लंग जो प्रोपल्सर इक्विपमेंट है वो कितने परसेंट पावर इसमें जनरेशन हो रहा है? तो 50% पावरिंग हो रहा है। ठीक है, कितने कोचेज में अंडरस्लंग जो ट्रैक्शन मोटर लगी वो कितने कोचेज में लगी है? तो एक रैक के 8 मोटर कोच जो हैं और हर किसी में जो ट्रैक्शन मोटर हमारी लगी हुई, हर मोटर कोच में ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है। ठीक है, जो इनिशियली जो ट्रेन 18 मैंने बताया कि ट्रेन 18 थी, तो शुरुआत की जो 2 रैक रहे उनको ट्रेन 18 का नाम दिया गया। उसके बाद जितने भी रैक बने वो वंदे भारत के नाम से जाने गए।
तो ट्रेन 18 और वंदे भारत में बेसिकली डिफरेंस क्या था, तो कुछ मोटा मोटा यहाँ पर डिफरेंस है, हालांकि नेम तो चेंज है। एक्सेल लोड जो है ट्रेन 18 का जो एक्सेल लोड था वो 21 टन का था, यानी ये हैवी था, और वंदे भारत का एक्सेल लोड जो है वो 17, यानी उसको हल्का कर दिया गया। सेंटर पिवट वेट, जो सेंटर पिवट इसमें लगाया गया वंदे ट्रेन 18 में वो 129 केजी 129 केजी का था, जबकि वंदे भारत में इसका वेट कम करके 113 किलोग्राम किया गया, 113 किलोग्राम का सेंटर पिवट का वेट किया गया। तो ये बेसिकली देखा जाए कि वंदे भारत ट्रेन है वो ट्रेन 18 कोच से वेट में हल्की है। एक्सेल लोड उसका काम है 17 टन का एक्सेल लोड रखा गया, सेंटर पिवट का वेट 129 किलोग्राम से 113 किलोग्राम कर दिया गया। तो ये डिफरेंस है। तो पहली जो वंदे भारत ट्रेन है, या जैसे हम कहें पहली ट्रेन 18 जो ट्रेन है वो कहाँ पर चली, वंदे भारत के नाम से ही चली, लेकिन रैक जो था वो ट्रेन 18 नहीं था। ठीक है, तो ये कहाँ से वंदे भारत पहली ट्रेन चली, न्यू दिल्ली टू वाराणसी, यानी बनारस, नई दिल्ली से बनारस के बीच में ये ट्रेन चली। ठीक है, कब चली, 17 फरवरी 2019 को, 17 फरवरी 2019 को। देखिए वंदे भारत नाम कब रखा गया, 27 जनवरी 2019 को नामकरण हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद 17 फरवरी 2019 को, 27 जनवरी 2019 को तो नाम रखा गया वंदे भारत, और नई दिल्ली से बनारस के बीच में पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई वो 17 फरवरी 2019 में। उसके बाद दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई वो नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई गई, और वो 5 अक्टूबर 2019 को चलाई गई। तो ये एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली और कब चलाई गई, दूसरी वंदे भारत ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चली और कब चलाई गई। तो इसको आप याद रख लीजिए, पहली ट्रेन चली नई दिल्ली से बनारस के बीच में 17 फरवरी 2019 को, और दूसरी ट्रेन चली नई दिल्ली से कटरा के बीच में 5 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, रैक फॉर्मेशन क्या होता है वंदे भारत ट्रेन का, मैंने आपको बताया कि इसमें 16 कार होती हैं, 16 कोचेज होते हैं, जो 4 बेसिक यूनिट होती हैं, यानी 4 बेसिक यूनिट मिलके 16 कोच बनते हैं। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट होती है, तो एंड बेसिक यूनिट V1 है, U1 है, मिडिल बेसिक यूनिट 1 है, मिडिल बेसिक यूनिट 2 एंड बेसिक यूनिट, यानी 2 एंड की यूनिट है बेसिक यूनिट और 2 मिडिल की है। तो एंड की फर्स्ट सेकंड कर दिया, मिडिल की फर्स्ट सेकंड कर दिया। ठीक है, एंड बेसिक यूनिट का फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए एंड बेसिक यूनिट जो है, दोनों एंड बेसिक यूनिट डीटीसी यानी ड्राइवर ट्रेलिंग कार। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मोटर कोच, फिर डीटीसी, ये एंड की एक यूनिट हो गई, दूसरी एंड की सेम टू सेम यही यूनिट हो जाएगी। मिडिल में हम आते हैं, मिडिल में क्या हो जाएगा, डीटीसी की जगह हो जाएगा एनडीटीसी। ठीक है, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच हो जाएगा, उसके बाद मोटर कोच हो जाएगा, फिर ट्रेलर कोच हो जाएगा, और फिर मोटर कोच हो जाएगा। तो 2 मोटर कोच इसमें भी है, एक ट्रेलर कोच है। इसी को रिपीट करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से कॉम्बिनेशन है, डीटीसी, फिर मोटर कोच, फिर टीसी, फिर एमसी, ड्राइवर ट्रेलिंग कोच, मोटर कोच, ट्रेलर कोच, मोटर कोच, एक यूनिट यहाँ पर हो गई। फिर इसी यूनिट को रिपीट किया गया, मोटर कोच, फिर ट्रेलर कोच, फिर मोटर कोच, फिर ट्रेलर कोच, मोटर कोच, ट्रेलर कोच, मोटर कोच और एनडीटीसी। ये बीच में डीटीसी की जगह क्या आ जाएगा, एनडीटीसी, नॉन ड्राइविंग आ जाएगा। फिर इसको उल्टा करके लिख देंगे यहाँ से, एनडीटीसी, फिर मोटर कोच, फिर टीसी, फिर एमसी, एनडीटीसी, मोटर कोच, टीसी, फिर एमसी। तो दूसरी यूनिट यहाँ पर होगी मिडिल की, फिर तीसरी यूनिट यहाँ पर ये हो गई, फिर इसको उल्टा करके लिख देंगे, मोटर कोच आ जाएगा, फिर टीसी आ जाएगा, फिर एमसी आ जाएगा, और एनडीटीसी की जगह डीटीसी आ जाएगा। आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से याद करना है। देखिए मैं यहाँ ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होगा, या रैक फॉर्मेशन होगा, डीटीसी, फिर मोटर कोच, फिर ट्रेलर कोच, फिर मोटर कोच। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को आपको रिपीट करना है, इसी को रिपीट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इसके आगे मोटर कोच आ जाएगा, यानी आपस में ऐसे कनेक्ट है। फिर मोटर कोच के बाद क्या आ जाएगा, टीसी आ जाएगा, फिर टीसी से क्या आ जाएगा, मोटर कोच आ जाएगा, फिर मोटर कोच से क्या आ जाएगा, ये डीटीसी आएगा। लेकिन यहाँ पर बीच में डीटीसी ना होगी, क्या होता है, एनडीटीसी होता है। ठीक है, 2 हो गए। अब इसके आगे क्या आएगा, फिर से एनडीटीसी आ जाएगा, फिर मोटर कोच हो जाएगा, फिर ट्रेलर कोच हो जाएगा, फिर मोटर कोच हो जाएगा, तीसरी हो गई। फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर मोटर कोच हो जाएगा, फिर ट्रेलर कोच हो जाएगा, फिर मोटर कोच हो जाएगा, और फिर एनडीटीसी की जगह डीटीसी हो जाएगा। तो इस तरह ये फॉर्मेशन हो जाता है 16 के 16 कोच का। शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रैक फॉर्मेशन लर्न हो गया होगा। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के बेसिकली हम यहाँ पे कोच देख रहे हैं, डीटीसी, मोटर कोच, ट्रेलर कोच और नॉन ड्राइविंग कोच। ये 4 प्रकार के कोच यहाँ पर यूज किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ कोच कितने हैं, 16 कोच हैं, जिनमें से 2 डीटीसी हैं, देखा आपने, 4 ट्रेलर कोच हैं, 8 मोटर कोच हैं और 2 नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच हैं। फॉर्मेशन याद हो गया होगा आपको, ड्राइविंग ट्रेलर कार या ड्राइविंग ट्रेलर कोच। ठीक है, कार या कोच यहाँ पर, तो ड्राइविंग ट्रेलर कार हो गया। ठीक है, ड्राइविंग ट्रेलर कार में क्या होता है, ड्राइवर सबसे पहले तो इसमें जो ड्राइवर करता है, यानी ड्राइव करने वाला ड्राइवर रहे, ड्राइवर के लिए ड्राइवर केबिन होगा इसमें। ठीक है, इसमें बैटरी लगी होगी, बैटरी चार्जर होगा, मेन एयर कंप्रेशर होगा जो कि ऑयल फ्री कंप्रेशर होता है।
ठीक है। मेन एयर कंप्रेसर जो है वो कैसा है, ऑयल फ्री कंप्रेसर है। तो इसको आप याद कर लीजिए कि जो ड्राइवर ट्रेलर कार में जो मेन एयर कंप्रेसर होता है वो किस तरह का होता है, ऑयल फ्री कंप्रेसर का इसमें यूज किया जाता है। जो बैटरी है वो कौन सी बैटरी है, तो बैटरी जो रहती है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी होती है, ठीक है। बैटरी कौन सी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का इसमें यूज किया जाता है। ड्राइवर ट्रेलर कार में ये चीज रहती है। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रेलर कार है, ट्रेलर कार या ट्रेलर कोच, तो इसमें क्या रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर रहता है, पैंटोग्राफ होता है, डीसीबी हो गया हमारा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर हो गया, ठीक है। तो ये आइटम ट्रेलर कार में हमारे रहते हैं, ठीक है। जो पैंटोग्राफ है, पैंटोग्राफ क्वेश्चन आता है, पैंटोग्राफ फाउंड इन विच कोच, तो ऑप्शन है मोटर कार, ट्रेलर कार, ड्राइविंग ट्रेलर कार या नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेलर कार। ट्रेलर कार में पैंटोग्राफ होता है। क्योंकि ट्रेलर कार कितने होते हैं, ट्रेलर कार कितने होते हैं रैक, एक रैक में तो 4 होते हैं, यानी पैंटोग्राफ भी कितने लगाए जाएंगे, 4 पैंटोग्राफ लगाए जाएंगे, ठीक है। अब टॉयलेट की यहाँ पर बात की गई है। एक टॉयलेट जो एनडीटीसी होता है या डीटीसी होता है, यानी ड्राइवर ट्रेलिंग कार और नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार, इनमें तो एक एक टॉयलेट होती है, ठीक है। और जो ट्रेलर कोच ट्रेलर कार या मोटर कार है उसमें 2 टॉयलेट होते हैं। ध्यान दीजिए कि इसमें वैक्यूम बेस्ड बायो टॉयलेट का यूज किया गया है, जिनसे बिना कोई भी जो मल है वो इसमें डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है। पैंटोग्राफ किस कोच में लगाया गया है, तो मैंने आपको बताया पैंटोग्राफ ट्रेलर कार में लगाया। ट्रेलर कार कितने होते हैं, 4 ट्रेलर कार होते हैं एक रैक में, तो 4 पैंटोग्राफ हर उसमें लगा होगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, ठीक है। पैंटोग्राफ का वर्क क्या होता है, पैंटोग्राफ का वर्क होता है, अच्छा पैंटोग्राफ का एक और टाइप दिया हुआ है, सिंगल आर्म पैंटोग्राफ यहाँ पर यूज किया गया है। पैंटोग्राफ किस तरह का यूज किया गया है, सिंगल आर्म पैंटोग्राफ। क्वेश्चन पूछा जाता है विच टाइप ऑफ पैंटोग्राफ यूज्ड इन ट्रेलर कार, ठीक है, और वंदे भारत ट्रेन। तो इसका आंसर है सिंगल आर्म पैंटोग्राफ यूज्ड इन ट्रेलर कार, ठीक है। मोटर कार में क्या होता है, मोटर कार में ब्रेक, चॉपर, रजिस्टर है, 3 फेज ट्रैक्शन इंडक्शन मोटर है, डीसी लिंक है, ठीक है। तो मोटर कार में हमने ऊपर सबसे पहले बात करी थी कि जो मोटर कार है उसमें ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। ट्रैक्शन मोटर कैसी होती है, अंडर स्लंग होती है, फुली सस्पेंडेड होती है, ठीक है। तो कितनी ट्रैक्शन मोटर लगी हैं, एक मोटर कार की हर एक्सेल पर, कितनी एक्सेल है, 4 एक्सेल है, हर एक्सेल पर एक एक ट्रैक्शन मोटर लगाई गई है, यानी एक मोटर कार में 4 ट्रैक्शन मोटर लगाई गई हैं। ये 4 मोटर किस प्रकार की है, 3 फेज ट्रैक्शन इंडक्शन मोटर है, असिंक्रोनस भी है। किस तरह की है, असिंक्रोनस टाइप की मोटर है, 3 फेज है, ट्रैक्शन इंडक्शन मोटर है, असिंक्रोनस टाइप है, ठीक है। दीज मोटर आर फुली सस्पेंडेड 3 फेज एसी, ठीक है, 3 फेज है यानी 3 फेज वाली है, एसी असिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। अर्थिंग हो गया। 2 नंबर ऑफ IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें बेस लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर LTC लगाया गया है। ये सब अंडर स्लंग में लगाए गए हैं, ठीक है। इस IGBT का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, अभी देखेंगे हम आगे फुल फॉर्म इसके मिलेंगे। मैक्सिमम एक्सेल लोड कितना है, 15.54। देखिए अभी सबसे ऊपर हमने एक डिफरेंस याद किया था कि जो ट्रेन 18 है उसका एक्सेल लोड 21 टन होता है और वंदे भारत का एक्सेल लोड 17 टन होता है। तो 17 टन एक्सेल लोड मैक्सिमम एक्सेल लोड की बात की गई है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो बताया गया है ये मोटर कार जो है उसका एक्सेल लोड बताया गया 15.54 टन, 15.54 टन का एक्सेल लोड मोटर कार का दिया गया है। NDTC नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार, इनके फुल फॉर्म भी पूछ ली जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। मोटर कार हो जाएगा, TC से ट्रेलर कार हो जाएगा, DTC से ड्राइवर ट्रेलर कार हो जाएगा और NDTC से नॉन ड्राइवर ट्रेलर कार, ठीक है। अभी चूंकि ये टॉपिक नए हैं इसलिए इनके फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये फुल फॉर्म ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार क्या है, क्या होता है, तो इसमें ड्राइविंग केबिन वगैरह नहीं होती है। इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर कार होती है, यानी जो कितनी NDTC होती है, 2 NDTC होती हैं, यानी 2 जो हमारे कोच हैं इसमें। जो वंदे भारत कोई भी अभी जो वंदे भारत चल रही है वो चेयर कार के रूप में चल रही है, फुली AC है, ठीक है, और चेयर कार में चल रही है। तो इनमें ये 16 जो कोच हैं उनमें 2 हमारी जो हैं जो NDTC हैं ये एग्जीक्यूटिव चेयर कार है, ठीक है। इनकी जो चेयर है वो 180 डिग्री का इसमें फुली रोटेशन दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, सीटिंग बैठने की क्षमता कितनी है। तो जो ड्राइवर वाली है यानी DTC जो है, DTC में चूंकि ड्राइवर का केबिन होता है इसलिए यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी कम कर दी गई है, तो वो कितनी है, 44 सीट यहाँ पर अवेलेबल की गई है पैसेंजर के लिए, ठीक है। उसके बाद जो NDTC है यानी नॉन ड्राइवर ट्रेलर कार है, इसमें ये
54 से, चूंकि यहाँ पर ड्राइवर तो होगा नहीं, तो इसको चूंकि अभी ड्राइवर नहीं है तो सीट ज़्यादा होंगी। अब सीट ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव चेयर कार चूंकि बोला गया है इसको, यानी जो सिटिंग एक्सपीरियंस है या सिटिंग जो कंफर्ट है वो ज़्यादा दिया गया है, तो यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ाई तो गई है, लेकिन केवल और केवल 8 सीटें ही यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। तो ये टोटल जो सीटें हो जाती हैं एनडीटीसी में ये 52 हो जाती हैं, यानी डीटीसी में तो 44 सीटें दी गई हैं, और उसमें अगर हम 8 सीटें और ऐड कर देंगे तो 52 सीटें एनडीटीसी जो कि नॉन ड्राइवर ट्रेलर कार या एग्जीक्यूटिव चेयर कार जिसे बोला जाएगा, तो उसमें 52 सीटें अवेलेबल की गई हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफ वंदे भारत ट्रेन हैज सीटिंग कैपेसिटी, कितनी सीटिंग कैपेसिटी है एग्जीक्यूटिव चेयर कार में, तो यहाँ पर 52 चेयर कार में, एग्जीक्यूटिव चेयर कार में सीटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा 2 कोच और रह गए हमारे, कौन से, एक रह गया मोटर कार और एक रह गया ट्रेलर कार। इन दोनों में हर किसी में, यानी दोनों में अलग अलग 78 की मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी है। मोटर कार में भी 78 सीट रहेंगी और ट्रेलर कार में भी 78 सीट रहेंगी। ठीक है, अब कितनी ड्राइवर डीटीसी होती हैं, 2 होती हैं, तो दोनों डीटीसी में मिला के कुल सीटिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल सीटिंग कैपेसिटी, सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं, इन 1 डीटीसी 44, इन 1 टीसी और एमसी 78, इन 1 एनडीटीसी 52। चूंकि डीटीसी होती हैं 2, तो टोटल सीटिंग कैपेसिटी हो जाएगी पूरे रैक की डीटीसी की 88। 78 टीसी, कितने टीसी रहती हैं, 4 टीसी रहते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे 312 सीटें हो जाएंगी। मोटर कार कितनी होती है, 8 होती हैं, 8 से मल्टीप्लाइड कर देंगे यहाँ पर तो 624 हो जाएंगे, और एनडीटीसी 2 होती हैं जिनमें एक में 52 होती है, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 104। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल रैक की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो हो जाएगी 1128। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द टोटल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ वन वंदे भारत ट्रेन, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1128। ठीक है, अच्छा कंप्लीट लेंथ कितनी होती है, जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी जो कोच की लंबाई है वो 24 मीटर है। ठीक है, 24 मीटर यहाँ पर वंदे भारत की लंबाई दी गई। तो अब कितने रैक हैं, कि कितने कोच हैं, 16 कोच हैं, तो 16 मल्टीप्लाई 24 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 64 जा 64, तो 384 मीटर की इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी, यानी कंप्लीट ट्रेन लेंथ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ट्रेन की, वंदे भारत ट्रेन की कंप्लीट लेंथ कितनी है, 384 है, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, सीटिंग कैपेसिटी 1128 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोगी लेंथ कितनी है, 4308 mm की इसकी बोगी की लेंथ है। बोगी यानी इसमें जो ट्रॉली यूज की जा रही है, बोगी का मतलब कोच से नहीं है, बोगी का मतलब यहाँ पर जो इसमें ट्रॉली यूज किया है, जैसे एलएचबी में फिएट बोगी का यूज किया गया है, तो इसी तरह से इसमें जो बोगी यूज की जा रही है उस बोगी की लेंथ कितनी है, तो 4308 बोगी लेंथ है। बोगी का वेट कितना है, बोगी का वेट है 7.79 टन। ठीक है, ये किसका है, मोटर कार में जो बोगी लगी हुई है, नहीं ये जितने भी ट्रेलर कार है या डीटीसी है या एनडीटीसी है, इसमें जो बोगी यूज की गई है उसका जो वजन है वो 7.79 टन का दिया गया, जबकि मोटर बोगी में ये वजन जो है 11.114 टन दिया गया है, यानी इसको आप सीधे सीधे याद रखिए 11.11 टन। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया है, 7.79 टन। ठीक है, इतना हो गया मोटर कार का 11.11, और मोटर कार के अलावा जितने अदर कोचेज हैं उनकी बोगी जो है वो, यानी 2 तरह की बोगी यहाँ पर यूज की जा रही है, मोटर कार बोगी और ट्रेलर कार बोगी। ट्रेलर कार बोगी सभी में यूज की जाती है मोटर कार को छोड़ के। ठीक है, जबकि एलएचबी में देखिए एलसीबी लिखा है, एलएचबी में जो बोगी यूज होती है उसका जो वजन होता है 6.3 टन का होता है। आईसीएफ में जो वजन होता है नॉन एसी का 5.9 टन होता है, जबकि एसी वाले का 6.2 टन होता है। तो जो वंदे भारत की बोगी है उसका वजन एलएचबी और आईसीएफ की बोगी से ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, अरेंज द बोगी एज पर द वेट। ठीक है, इंक्रीजिंग वेट, तो आईसीएफ की बोगी, उसके बाद एलएचबी की बोगी, और फिर हमारी हो जाएगी वंदे भारत की बोगी। ठीक है, वंदे भारत में एयर स्प्रिंग का यूज किया जाता है, तो एयर स्प्रिंग जो यहाँ पर हाइट यूज की जाती है वो एयर स्प्रिंग की हाइट होती है 300 + 5 - 0, इसको याद कर लीजिए। एलएचबी में ये हाइट अलग होती है। ठीक है, वंदे भारत में हाइट ये अलग है। ठीक है, एलएचबी में ये जो हाइट होती है इसको भी हम क्योंकि जो हमने एक वीडियो बनाया था उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होती है, 295 वहाँ पर उसकी हाइट होती है। ठीक, जनरल सेंटर जो एलएचबी में जनरल सेंटर 2260, वो इसमें भी जनरल सेंटर होता है 2260, इसका जनरल सेंटर होता है। ठीक है, अच्छा व्हील बेस की हम बात कर लें, व्हील बेस यहाँ नहीं है, हो सकता है वो आगे आएगा। तो व्हील बेस जो इसका होता है वो 2700 mm का व्हील बेस होता है। व्हील बेस कितना होता है, वंदे भारत का जो व्हील बेस है वो 2700 mm है।
ठीक है, जबकि LHV का व्हील बेस जो होता है 2560 mm होता है। ठीक है, जो वैगन में कैसना बोगी होती है उसका 2000 mm व्हील बेस होता है। ICF का व्हील बेस 2896 होता है, 2896 mm होता है। तो सबसे ज़्यादा व्हील बेस किसका होता है? ICF का होता है। उसके बाद किसका आएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा वंदे भारत, फिर हो जाएगा LHV और फिर हो जाएगा वैगन का। तो इनको भी अरेंज करने का ऑप्शन हो सकता है, मैक्सिमम व्हील बेस और विच ऑफ द वैगन, विच ऑफ द कोच या विच ऑफ द रोलिंग स्टॉक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें ICF का मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा वैगन का, और वंदे भारत का पूछा जाएगा तो वंदे भारत का जो व्हील बेस है वो 2700 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गियर रेशियो इन मोटर कोच, गियर रेशियो मोटर कोच में कितना पूछा जाता है? तो इसका जो होता है जो 5.158 गियर रेशियो होता है, जबकि मेमो और EMO जो ट्रेन है इनमें होता है 6.476 ये गियर रेशियो होता है। तो उसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। 5.158 जो होता है वो मोटर कोच की वंदे भारत की में होता है, जबकि EMO व मेमो में 6.476 होता है। ठीक है, वंदे भारत की जो स्पीड है वो कितनी होती है? 183 kmph, जिसे अगर देखेंगे तो इसको टेस्ट किया गया है जो 114 माइल पर आवर। ठीक है, 183 kmph इसकी टेस्टिंग स्पीड है। ये कई जगह 180 भी मिलेगी आपको, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। जैसा ऑप्शन दिया जाए उससे आप इसको मान सकते हैं कि 183 अगर ऑप्शन है तो वहाँ से टेस्टिंग स्पीड है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 160 kmph इसकी रनिंग स्पीड है, यानी 160 kmph की स्पीड इसकी जो है से इसको वंदे भारत को रन कराया जा सकता है, जबकि टेस्टिंग की गई है वो 183 kmph की स्पीड से टेस्टिंग की गई है। कोच की लेंथ कितनी होती है? मैंने आपको पहले ऊपर बताया है, जब रैक लेंथ निकाली थी 24 मीटर का कोच होता है। 24 मीटर को अगर हम mm में बदलेंगे तो 24,000 mm हो जाएगा, जबकि LHV में जो होता है वो 23,540 mm का होता है। ठीक है, कोच की हाइट कितनी होती है? वंदे भारत कोच की हाइट है 13,580। बंदे देखिए ये 13,580 कहाँ से दिया गया है? बिल्कुल रेल लेवल से दिया गया है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये रेल लेवल से दिया गया है। ठीक है, 13 कोच की जो विड्थ है वो कितनी होती है? 3240 mm इसकी विड्थ होती है। ठीक है, कोच हाइट एबव टॉप ऑफ रेल लेवल, रेल लेवल के टॉप से मतलब रेल लेवल ये है तो कोच का अंडर फ्रेम ये हो गया, तो यहाँ तक की जो हाइट है वो 4140 4140, आप इसको इस तरह से याद रखिए 4140 इसकी हो जाएगी। जबकि इसकी विड्थ की बात की जाएगी तो कितनी? 3240, जो कि LHV में भी 3240 ओवरऑल विड्थ होती है। तो विड्थ सेम है एज इट इज LHV में जो विड्थ है वही यहाँ पर भी कोच की विड्थ दी गई 3240, जबकि रेल लेवल से उसको चाहिए 4140। आप इसको इस तरह से यानी 4140 3240। ठीक है, अब यहाँ से ये जो पूरी हाइट है तो ये ओवरऑल हाइट हो गई कोच की, तो ये ऊपर लिखा हुआ है 13,580, ये 13,580 mm कोच हाइट हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बट कितनी होती है? 14,900 होती है, सेम एज LHV में है। दो सेंटर पिवट के बीच की डिस्टेंस बताया गया है वो 14,900 होता है। अब ये जो डेटा है इसको आप टेक्निकली बिल्कुल लर्न कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राइडिंग इंडेक्स की बात करें तो राइडिंग इंडेक्स कितना होता है वंदे भारत का? 3.26 होता है, जबकि LHV का अगर देखा जाए तो LHV का राइडिंग इंडेक्स 2.5 होता है, जबकि ICF का 3.5 राइडिंग इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम किसका है, ठीक है, या अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ राइडिंग इंडेक्स, इस तरह से तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइडिंग इंडेक्स की LHV का जो राइडिंग इंडेक्स है वो सबसे कम है, यानी इसमें कंफर्ट सबसे अच्छा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेल बॉडी डायमीटर की बात करते हैं। तो जो मोटर कोच है उसमें जो एक्सेल बॉडी डायमीटर होता है, एक्सेल का डायमीटर होता है वो 179 mm का होता है, यानी चूंकि इसमें हमने देखा कि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर है वो उसमें लगी होती है, ट्रैक्शन मोटर जो लगी होती है, इस वजह से इस एक्सेल को काफ़ी मजबूत किया गया और इसकी थिकनेस भी या इसका जो डाया है वो भी बढ़ाया गया। जबकि जो ट्रेलर कार है उसका जो एक्सेल है उसमें 160 mm 160 mm का उसका डाया यूज किया जाता है। वंदे भारत में जो व्हील यूज किया जाता है वो कितने डाया का होता है? 952 mm डाया का होता है नया व्हील जो होता है, जबकि LHV में जो होता है वो 915 mm का होता है, यही ICF में भी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने LHV का एक वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने LHV ICF का जो डिटेल है पूरी कंप्लीट जानकारी डाली हुई है, वो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी उस वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकें। उसकी जो PDF है वो मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको शेयर कर दूंगा, जल्दी ही वो PDF आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में PDF की डिमांड करी थी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी मैं आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए आप, उस चैनल पे भी PDF मिल जाएगी आपको, और जितने भी जो वीडियोस हैं उनका जो भी मेरे पास मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो मैं आपको उस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा या शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उनको ले सकते हैं। ठीक है,
तो आगे हम बढ़ते हैं कि जो मैंने डाया बताया वंदे भारत का 952 mm का नया होता है, जबकि इसका जो कंडम है वो 877 mm पे ये डाया कंडम हो जाता है वंदे भारत का। एलएचबी का जो कंडम होता है वो 900 पहले 45 को होता था और अब ये 955 mm इसका कंडम डाया होता है, जबकि आईसीएफ में हम बात करें तो 825 mm उसकी कंडमनेशन की लिमिट है। ठीक है, फ्लैंज कितनी होती है, जैसे कि एलएचबी में नई फ्लैंज थिकनेस या वैगन में भी जो 29.4 mm की फ्लैंज थिकनेस होती है वो नई फ्लैंज थिकनेस यहाँ पर है। 952 प्लस 0.5 mm यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको 952 अकेला दिया है तो 952 आंसर हो जाएगा, पॉइंट इस तरह से वेरिएशन करके दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। जो व्हील यूज होता है इसमें सॉलिड फोर्स व्हील यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। लास्ट रीप्रोफाइल व्हील डाया, यानी जब सॉफ्ट शेड्यूल में ट्रॉली जाती है, उसका व्हील जाता है तो उसकी टर्निंग होती है, प्रोफाइल जो है वो डिस्टर्ब होने पे उसकी टर्निंग की जाती है, जैसे वॉन व्हील प्रोफाइल बोला जाता है। तो उसकी जो लास्ट प्रोफाइलिंग डाया है वो 896 यानी 896 mm का इसकी लास्ट प्रोफाइल डाटा है, इस डाया है। इसके बाद इसकी रीप्रोफाइलिंग नहीं की जाएगी, यानी इसकी प्रोफाइल नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, कंडम डाया मैंने आपको बता दिया 877 mm का होता है। इंटरमीडिएट प्रोफाइल जैसे कि एलएचबी में होती है, क्योंकि ये एलएचबी की स्पीड और वंदे भारत की स्पीड जो है रनिंग स्पीड सेम है, इसलिए जो एलएचबी में इंटरमीडिएट प्रोफाइल है 25 mm से लेकर 28 mm तक की, वही प्रोफाइल यहाँ पर भी यूज की गई। बहुत सारे दूसरे चैनल पर या कई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो एलएचबी की नई फ्लैंज की थिकनेस है वो कितनी है। तो नई फ्लैंज की जो थिकनेस होती है, यानी नई व्हील की जो थिकनेस होती है वो 29.4 mm होती है, जबकि अगर वो वॉन व्हील प्रोफाइल में उसकी फ्लैंज थिकनेस पूछी जाएगी तो 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm तक इसकी इंटरमीडिएट प्रोफाइल या जो वॉन व्हील प्रोफाइल है वो उसमें मिलेगी। अगर न्यू व्हील के लिए पूछा जाएगा तो 29.4 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हील गेज कितना होता है, 1600, ठीक है, प्लस माइनस 0.8 mm ये सॉफ्ट शेड्यूल के दौरान होता है, जबकि अगर सर्विस में रनिंग कंडीशन में बात किया जाए तो 1600 प्लस माइनस 3 mm रनिंग शेड्यूल, यानी जब वंदे भारत रन कर रही है, सर्विस लिमिट भी हम इसको कह सकते हैं, वो मिलेगी हमें। मैक्सिमम डिजाइन एक्सेल लोड कितना होता है, 17 टन ट्रेन सेट का होता है ना। ठीक है, जो B2.0 यानी वंदे भारत में जो इसका 2.0 इसका नाम दिया गया, वंदे भारत को B2.0 भी बोला जाता है, जिसका 17 टन होता है। और जो ट्रेन 18 थी उसका जो एक्सेल लोड था वो 21 टन, मैंने आपको पहले भी बताया डिफरेंस है इसमें कि ट्रेन 18 जो बनी थी उसमें 21 टन का एक्सेल लोड मैक्सिमम था, जबकि ये जो वंदे भारत है इसमें 17 टन का मैक्सिमम एक्सेल लोड होगा। एयर ब्रेक सिस्टम कौन सा यूज किया जाता है, एलएचबी में हमने देखा था कि एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का यूज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सेल पर तो व्हील डिस्क है और व्हील डिस्क में ही ब्रेक डिस्क लगाई गई है, तो व्हील डिस्क माउंटेड यानी व्हील माउंटेड ब्रेक सिस्टम यहाँ पर ब्रेक डिस्क सिस्टम यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क सिस्टम यूज किया गया, जबकि एलएचबी में क्या था, एक्सेल माउंटेड, वहाँ पर क्या था, जो ब्रेक डिस्क थी वो एक्सेल पर माउंट थी, तो एक्सेल माउंटेड ब्रेक डिस्क सिस्टम यूज किया गया था। ठीक है, दूसरा इसमें वंदे भारत में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ईपी ब्रेक सिस्टम भी यूज किया गया, यानी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यानी इसमें कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ईपी ब्रेक सिस्टम भी यूज किया जाए। ईपी ब्रेक सिस्टम जो हमारी मेमो है, ईएमयू है, उसमें ये सिस्टम यूज किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ साथ जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है एयर ब्रेक का, उन दोनों को कंबाइन किया गया और यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर से उसको माइक्रो प्रोसेसर से उसको कंट्रोल किया गया ब्रेकिंग को। ठीक है, तो ये सिस्टम यूज किया गया। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन देके इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन वंदे भारत। तो अगर ऑप्शन व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क सिस्टम के हिसाब से पूछा जाए तो ये आंसर हो जाएगा, और उसमें ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम बोला जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों ही सिस्टम यूज किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीका से उस चीज़ को बोला गया है। ठीक है, टाइप ऑफ ब्रेक, किस तरह का ब्रेक यूज किए जा रहे हैं, तो वंदे भारत में 4 तरह के ब्रेक सिस्टम यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, ब्रेक्स यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ईपी ब्रेक सिस्टम बोल गया, जो कि माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल फ्रिक्शन सर्विस ब्रेक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक रिजनरेटिव सर्विस ब्रेक सिस्टम ब्रेक, और फेल सेव हो गया इलेक्ट्रोन्यूमेटिक फ्रिक्शन इमरजेंसी ब्रेक, और स्प्रिंग अप्लाइड एयर रिलीज पार्किंग ब्रेक, यानी हैंड ब्रेक्स जो है वहाँ पर ये स्प्रिंग अप्लाइड एयर रिलीज पार्किंग सिस्टम, ये 4 तरह के ब्रेक सिस्टम यूज किए गए हैं। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिए। एट इज एक जो वीडियो रहेगा जिसमें हम वंदे भारत के एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में जानेंगे, उनमें इन सब का हम डिटेल समझेंगे। ठीक है, अभी आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्किंग ब्रेक की। पार्किंग ब्रेक अवेलेबल होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा, और हर व्हील सेट पर ये एक अवेलेबल होता है, 1 पर व्हील सेट, यानी हर व्हील सेट पर हमारा पार्किंग ब्रेक अवेलेबल होता है। लेकिन जैसे अगर हम वैगन में देखें तो एक हैंड ब्रेक सिस्टम होता है, वो पूरे वैगन में ब्रेक अप्लाइड होते हैं। ठीक है, ब्रेक वैन में अलग अलग ब्रेक वैन में अलग अलग सिस्टम होता है। तो एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है जिसमें मैंने फ्रैट में जितने भी ब्रेक वैन हैं उनमें उनकी क्या क्या वर्किंग होती है, किस तरह से काम करता है, उनकी जो टेक्निकल डेटा है या हैंड ब्रेक किस पे अप्लाई होता है, उसका भी हमने डाल रखा है। उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वीडियो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ पर शो हो रही है, या डिस्क्रिप्शन से जाके आप उसको देख सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको चैनल पर कोई दूसरा वीडियो सर्च करना है तो आप उसको चैनल पर सर्च कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है रेलवे ज्ञान के नाम से, उस प्ले लिस्ट पर जाके आप जो भी रेलवे से रिलेटेड जो वीडियो हैं आप उनको वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो वंदे भारत है उसमें बीपी और एफपी में प्रेशर कितना होता है। तो देखिए वंदे भारत में ये ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम है, यहाँ पर हम बात करते हैं 2 पाइप होते हैं, बट यहाँ पर फीड पाइप जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फीड पाइप की जगह यहाँ पर नाम दिया गया है एमआर पाइप, ठीक है। तो फीड पाइप जैसा वंदे भारत में नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। एग्जाम में फीड पाइप पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच पाइप इज नॉट यूज इन वंदे भारत, तो उसमें ब्रेक पाइप, फीड पाइप, एमआर पाइप इस तरह से, तो उसमें फीड पाइप यूज नहीं करते हैं। फीड पाइप की जगह उसका नाम दिया गया है प्रेशर इन एमआर पाइप लाइन इसमें यूज की जाती है, ठीक है। और दूसरा पाइप हमारा ब्रेक पाइप होता ही है। तो एमआर में प्रेशर कितना होता है, एमआर जो पाइप लाइन है उसमें प्रेशर होता है 8.5 + -0.1 से 10 ± 0.1, यानी 8.5 से 10 kg का प्रेशर होता है, जिसमें वेरिएशन ±0.1 का होता है। और बीपी में हमें मालूम है बीपी में प्रेशर कितना होता है 5.0 ± 0.1 का बीपी का प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे कि फीड पाइप में जो प्रेशर होता था वो 6 kg का होता था, लेकिन यहाँ फीड पाइप ना होकर पूरा का पूरा एमआर जितना हमारा जो कंप्रेशर है वो प्रेशर बना रहा है उतना सीधा सीधा प्रेशर हमारा पूरा ट्रेन में रैक में फ्लो होता है एमआर पाइप के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विस ब्रेक की। सर्विस ब्रेक जो है जब ब्रेक अप्लाइड किया जाता है सर्विस, तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो देखिए एप्लीकेशन टाइम बहुत कम है और रिलीज टाइम भी बहुत कम है। अप्लाइड टाइम जो एप्लीकेशन टाइम है वो 2 सेकंड में सर्विस ब्रेक अप्लाइड हो जाते हैं, रिलीज जबकि 2.5 सेकंड में वो रिलीज हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि वंदे भारत में 2 सेकंड में ब्रेक अप्लाइड हो जाते हैं और 2.5 सेकंड में 2.5 सेकंड में ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। जबकि एलएचबी में या आईसीएफ में बात करें तो 3 से 5 सेकंड में ब्रेक एप्लीकेशन होता है, जबकि 15 से 20 सेकंड में ब्रेक रिलीज होते हैं। वैगन में यही जो टाइम होता है, वैगन में जो टाइम है और ज़्यादा होता है, 45 से 60 सेकंड में तो रिलीज होते हैं, ठीक है। 45 से 60 सेकंड में रिलीज होते हैं और 15 से 20 सेकंड में एप्लीकेशन टाइम है। ये किसका है, वैगन का है, ठीक है। तो वैगन हो गया, आईसीएफ हो गया, एलएचबी हो गया और वंदे भारत हो गया। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इमरजेंसी ब्रेक जब लगाएंगे तो उस वक्त क्या एप्लीकेशन टाइम होगा, तो इमरजेंसी देखिए इमरजेंसी तो और फास्ट हो जाते हैं, 1.5 सेकंड में ब्रेक अप्लाइड हो जाते हैं और 2.5 सेकंड में ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। तो ये रिलीज टाइम चाहे इमरजेंसी हो चाहे सर्विस एप्लीकेशन हो दोनों के लिए सेम है, बट इमरजेंसी ब्रेक 1.5 सेकंड में अप्लाइड हो जाएंगे और सर्विस ब्रेक 2 सेकंड में अप्लाइड हो जाते हैं। पार्किंग ब्रेक रिलीज स्विच कब इनेबल होगा, इनेबल व्हेन एमआर प्रेशर। पार्किंग ब्रेक का मतलब होता है हैंड ब्रेक सिस्टम, और ये भी देखिए किस तरह से दिया गया है, एमआर के प्रेशर के आधार पर दिया गया है। जैसे ही एमआर का प्रेशर 4.5 kg से नीचे जाएगा, ठीक है, पार्किंग ब्रेक अप्लाइड हो जाएंगे। पार्किंग ब्रेक जो है वो हमारे क्या होंगे, देखिए एमआर प्रेशर बिलो 3.5 से जैसे ही एमआर का प्रेशर नीचे जाएगा पार्किंग ब्रेक अप्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही एमआर का प्रेशर 4.5 या उससे ऊपर होता है तो जो पार्किंग ब्रेक है वो रिलीज हो जाएंगे। तो इसको भी आप याद रखिए कि एमआर का प्रेशर, देखिए मैं इसको आपको यहाँ अच्छे से बता देता हूँ। एमआर का प्रेशर जैसे ही 3.5 या इससे नीचे होगा, जो ब्रेक है, कौन से ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, ये क्या हो जाएंगे, अप्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। और ये 4.5 यानी 4.5 kg से ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएंगे, पार्किंग ब्रेक यानी हैंड ब्रेक जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ट्रैक गेज कितना होता है, 1676 ब्रॉड गेज में चलती है तो 1676 ब्रॉड गेज के लिए होता है। सेंटर लोड पिन वेट हो गया 113 kg, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। 129 kg ट्रेन 18 में होता है। राइजिंग एंड लोअरिंग टाइम ऑफ द पेंटोग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पेंटोग्राफ कितने टाइम में लोअर हो जाता है या राइज होता है। तो 6 से 10 सेकंड में पेंटोग्राफ जो है वो राइज या लोअर हो सकता है, ठीक है। ओपनिंग टाइम ऑफ द डोर, क्योंकि यहाँ पर जो डोर यूज किए गए हैं वो ऑटोमेटिक डोर हैं, जो सेंसर लगे हुए हैं। जैसे पैसेंजर गेट के पास आएगा तो डोर ऑटोमेटिक खुल जाएगा, उसका टाइम है कितने सेकंड में डोर ओपन होगा, 3 से 5 सेकंड में जो डोर है वो जो ओपन हो जाएगा। तो इसको भी आप एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। पेंटोग्राफ किस में फिट होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। ट्रेलर कार में या ट्रेलर कोच में होता है। कितने पेंटोग्राफ होते हैं, 4 पेंटोग्राफ होते हैं, क्योंकि 4 हमारी ट्रेलर कार है, ठीक है। तो 4 पेंटोग्राफ होते हैं, ठीक है। पेंटोग्राफ किस तरह का, सिंगल आर्म पेंटोग्राफ है ये, ठीक है। नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज ऑफ OHE से जो वोल्टेज सप्लाई हुई वो कितने की हो रही है, 25 किलो वोल्ट की हो रही है। जो रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू जो होती है वो 25 किलो वोल्ट है। ये हो रही है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर हो रही है, सिंगल फेज सप्लाई हो रही है और AC हो रही है। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखिए कि जो OHE से जो पावर सप्लाई मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 25 किलो वोल्ट RMS वैल्यू मिल रही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। कैसी है ये, सिंगल फेज है, ठीक है, सिंगल फेज है और कैसा है, AC है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 50 हर्ट्ज है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है। कपलर कौन किस तरह का यूज किया जाता है, तो वंदे भारत में 2 तरह के कपलर यूज किए जाते हैं। एक तो इसमें सेमी परमानेंट कपलर यूज किया जाता है जो डेलनर कंपनी का होता है, इसलिए इसको डेलनर कपलर भी बोलते हैं।
ठीक है। डेलनर परमानेंट सेमी परमानेंट कपलर, जैसे डेलनर कंपनी ने बनाया इसी वजह से इसको डेलनर कपलर भी बोला जाता है, ये इसमें फिट किया जाता है। और एक हमारा जो LHB में जो फिट AAR टाइप का जो कपलर यूज होता है वो भी इसमें फिट किया जाता है। लेकिन कहाँ पर कौन सा कपलर फिट होगा तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए इसका कॉम्बिनेशन जो होता है, मैंने आपको बताया था कि दोनों एंड पर क्या होता है, DTC होती है, यानी ड्राइवर ट्रेलर कार होती है। तो जो DTC है, ठीक है, DTC के दोनों एंड पर, ठीक है, DTC के कौन से एंड पर, देखिए एक DTC मान लीजिए ये DTC है, तो ऐसे इसको रख करता हूँ। देखिए एक DTC तो हमारी ये हो गई, ठीक है। DTC के बाद क्या आएगा यहाँ पर, मोटर, फिर आ जाएगा ट्रेलर, फिर मोटर, ठीक है। इस तरह से 4 कोच हो जाएंगे। और आखिरी वाला जो यूनिट होगी उसमें भी क्या होगा, यहाँ पर DTC आएगी। तो DTC का एक एंड इधर की ओर हो गया और एक DTC का एक एंड इधर की ओर हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं DTC, ठीक है। एक DTC ये हो गया, ड्राइवर ट्रेलर कार। तो इसका ये जो फ्री एंड है, ठीक है, यानी इधर ड्राइवर केबिन है ये वाला हिस्सा, और इधर ड्राइवर केबिन कहाँ है, इधर वाला हिस्सा, ठीक है। तो इन दोनों हिस्सों पर जो कपलर LHB में यूज किया जाता है वही कपलर यहाँ पर यूज किया जा रहा है। यानी कौन सा, AAR H टाइप टाइट लॉक कपलर क्यों यूज किया जा रहा है, इसका रीजन भी आप इसको अच्छे से याद रखिए कि इन केस कभी इस वंदे भारत का जो पावर सिस्टम है वो अगर काम करना बंद कर दे, OHE से सप्लाई मिलना बंद हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए इंटरनल, तो इसमें एक्सटर्नल पावर इंजन से कनेक्ट किया जा सके। जो इंजन में कौन सा कपलर यूज होगा, इंजन में अभी जितने भी इंजन हो रहे हैं उनमें जो पैसेंजर इंजन है, जो पैसेंजर के इंजन हैं उनमें AAR H टाइप का कपलर, टाइट लॉक कपलर यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी AAR H टाइट लॉक कपलर दिया गया है ड्राइविंग एंड पर, दोनों एंड पर। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर बीच में मिडिल जो सेक्शन है यहाँ पर सेमी परमानेंट कपलर यूज किया गया है। अब इसी से यहाँ पर हम इसकी CBC हाइट की बात करते हैं। तो ड्राइवर एंड के जो दोनों एंड हैं, DTC के जो ड्राइवर एंड के दोनों सिरे हैं, यहाँ पर तो CBC हाइट कितनी रहेगी, 1105 mm रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाले हिस्से हैं, जो सेमी परमानेंट कपलर जो डेलनर कंपनी का है, डेलनर कपलर जिसे बोला गया है, यहाँ पर जो इसकी हाइट रहती है ये कम होती है। कितनी हाइट रहती है, तो ये जो है एयर कंडीशन में 940 mm की रहती है। कितनी रहती है एयर कंडीशन में, ठीक है, 940 mm। वेरिएशन भी है इसमें +0 और -5, यानी 935 से लेकर 940 एयर कंडीशन में डेलनर CBC की हाइट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। लोडेड कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये लोडेड कंडीशन में हो सकता है 928 + 8 और -5 mm, ठीक है। ये आपको वीडियो में आगे मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, ठीक है। ड्राफ्ट, अब देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ द सेमी परमानेंट कपलर, देखिए यहाँ पे लिख रखा है 940 + 0 -5 mm, ये एम्प्टी कंडीशन की लिखी है। लोडेड कंडीशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। वर्टिकल गैदरिंग क्या होती है, +-90 होती है, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग +-110 होती है, 110 होती है, जो कि LHB के इक्वल है। तो आप इसको याद कर लीजिए एज इट इज। ड्राफ्ट गियर किस तरह का हो रहा है, बैलेंस टाइप ड्राफ्ट गियर जो LHB में यूज किया है तो यहाँ पे यूज किया है। व्हील बेस ऑफ द बोगी क्या है, 2700 mm है, ठीक है। LHB का व्हील बेस 2560 है, ICF का 2896 है, और वैगन का हमारा कितना होता है 2000 mm व्हील बेस होता है वैगन का। बोगी फ्रेम किस तरह का यूज किया जा रहा है, बाई फ्रेम फैब्रिकेटेड बोगी फ्रेम यहाँ पर यूज किया जा रहा है। बोगी जो है गोल्स्टर लेस है, कॉइल स्प्रिंग यूज की जा रही है प्राइमरी सस्पेंशन में, और एयर स्प्रिंग यूज की जा रही है सेकेंडरी सस्पेंशन में, ठीक है। हाइट ऑफ द सेमी परमानेंट कपलर फ्रॉम रेल लेवल, देखिए मैं जो आपको डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। टीयर कंडीशन और एम्प्टी कंडीशन क्या क्या रहेगी, फॉर ऑल कोच एक्सेप्ट DTC ड्राइवर एंड, DTC के ड्राइवर एंड को छोड़कर बाकी जितने भी कोचेज हैं उसमें 940 + 0 -5 mm इन टीयर कंडीशन, 928 + 8 -5 mm इन लोडेड कंडीशन। देखिए माइनस में 5 mm का वेरिएशन है, ठीक है। तो आप दोनों में माइनस का 5 mm का, टीयर में 0 ऐड होगा और लोडेड में 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात इस तरह से याद कर सकते हैं। ड्राइविंग इनके DTC के 1105 + 0 -10 mm, ठीक है। ये हमें इसको याद रखना है इसको। और नॉन ड्राइविंग एंड DTC, ये देखिए DTC का जो नॉन ड्राइविंग है 940 + 0 -5 mm हो जाएगा, 931 + 8 -5 mm ये हो जाएगा। बोथ एंड जो है हमारे, ठीक है, उसमें भी हमारा इस तरह से ये दिया हुआ, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक्सल बॉडी डायमीटर पहले बता दिया है, मोटर कोच का 179, ट्रेलर कार का 160 होता है। ऑल कोचेज चेयर कार हैं, सभी कोचेज चेयर कार हैं, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार हैं, 14 चेयर कार हैं। देखिए अगर पूछा जाए कितने चेयर कार है तो सारे कोचेज चेयर कार हैं, जिसमें से 2 तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार हैं और 14 जो है हमारे नॉर्मल चेयर कार हैं। तो टोटल 16 चेयर कार इसमें दिए गए हैं, ठीक है। मेंटेनेंस शेड्यूल की हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा मेंटेनेंस के लिए। तो डेली सेफ्टी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। डेली सेफ्टी एग्जामिनेशन कब होगा, एवरीडे होगा, जिसके लिए 4 घंटे का निर्धारित समय दिया गया, यानी 4 घंटे में हमें हर दिन इसका डेली सेफ्टी एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद होता है इसका ट्रिप शेड्यूल या डिपो शेड्यूल, डिपो एग्जामिनेशन, जो 6 दिन या फिर 10,000 किलोमीटर रन के बाद होगा। ये कितना टाइम दिया गया इसको करने के लिए, 6 घंटे का टाइम दिया गया है, ठीक है।
डेली हो गया, फिर ट्रिप हो गया, फिर मंथली शेड्यूल बात करते हैं, यानी 1 महीने में होगा, जिसमें प्लस माइनस 2 दिन का वेरिएशन दिया गया है और 6 घंटे का इसके लिए भी टाइम दिया गया है। 6 घंटे में मंथली शेड्यूल करना है, ठीक है। ये 30 प्लस माइनस 2 डेज क्या है, पीरियडिसिटी है, यानी इतने दिन के बाद, ठीक है। क्वार्टरली शेड्यूल करेंगे यानी 90 दिन में हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का वेरिएशन हो जाएगा, 3 दिन का वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, इसे 8 घंटे में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। 9 मंथ शेड्यूल होगा, इसमें तो मालूम है 9 महीने में होगा, तो 9 मंथ को डेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो 270 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 डेज आ जाएगा, और ये एक दिन में इसको एक करने के लिए 1 दिन का टाइम देता है। सॉफ्ट शेड्यूल 1, सॉफ्ट शेड्यूल 2, सॉफ्ट शेड्यूल 3, ये LHB के जैसा ही है, थोड़ा सा देखिए इसमें LHB में 1.5 साल लगता था, फिर उसका डबल हो गया 3 साल, फिर 6 साल, तो 18 महीने 1.5 साल हो गया, फिर ये हो जाएगा। तो ये सेम एज इट इज LHB जैसा है, वेरिएशन प्लस माइनस 5 डेज का वेरिएशन दिया गया है, किलोमीटर के आधार पर यहाँ कुछ भी नहीं है, और इसको करने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। सॉफ्ट शेड्यूल 1 करें, चाहे सॉफ्ट शेड्यूल 2 करें, चाहे सॉफ्ट शेड्यूल 3 करें, ये वर्कशॉप में होता है, तो इसको करने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। बस इसमें हमें LHB की जो सॉफ्ट शेड्यूल 3 शेड्यूल हैं सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर वेरिएशन ध्यान रखना है और उसको हमें देखना है कितना टाइम लगता है, इतना हमें इसमें याद करना है। बाकी तो देखिए ट्रिप शेड्यूल में सबसे पहले हो गया डेली शेड्यूल, फिर ट्रिप शेड्यूल हो गया, फिर हमारा हो गया मंथली शेड्यूल, फिर हो गया क्वार्टरली, और फिर 9 मंथ शेड्यूल हो गया, ठीक है। बियरिंग कौन सी यूज होती है, CTRB यूज होती है, जो LHB में यूज होती है। मेंटेनेंस इंटरवल का होगा CTRB का 1.4 किलोमीटर, 1.4 मिलियन किलोमीटर्स, और 3 ईयर विच एवर कम्स फर्स्ट, ये सर्विस लाइफ हो जाएगी, और 4.2 मिलियन ऑफ किलोमीटर और 9 ईयर विच एवर कम्स फर्स्ट, ये इसकी देखिए। तो ऊपर वाला जो है ये है हमारा मेंटेनेंस इंटरवल, इतने यानी 3 साल बाद या फिर 1.4 मिलियन ऑफ किलोमीटर चलने के बाद उसका मेंटेनेंस इंटरवल है, और सर्विस लाइफ कितनी है 4.2, यानी इसका 3 गुना, ठीक है, इसका 3 गुना 4.2 मिलियंस ऑफ किलोमीटर, या फिर 9 ईयर, या तो 9 साल बोलेंगे, या फिर 4.2 मिलियंस ऑफ किलोमीटर, ये इसकी सर्विस लाइफ है, ठीक है। स्पेशल फीचर की बात करते हैं। प्रोपल्सन इक्विपमेंट आर फिटेड इन अंडरस्लंग, जो भी इसके प्रोपल्सन इक्विपमेंट्स हैं वो सब अंडरस्लंग में हैं, जैसे कि बैटरी बॉक्स, बैटरी चार्जर, ब्रेक चॉपर रजिस्टर, लाइन कन्वर्टर, ट्रैक्शन कन्वर्टर, एयर कंप्रेशर, ये सारे इसमें यहाँ पर लगे हुए हैं, अंडरस्लंग में लगाए गए हैं, यानी ऊपर स्पेस यहाँ पर मिल गया है, जिससे सीटिंग कैपेसिटी इसमें अच्छी मिल रही है हमें, ठीक है। और क्या क्या फीचर है वंदे भारत में देखिए, तो ऑनबोर्ड वाईफाई सिस्टम दिया गया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, GPS विद पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम दिया गया है, ऑल कोचेज हैव ऑनबोर्ड मिनी पेंट्री। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंदे भारत में क्या पेंट्री है, बिल्कुल जी हाँ पेंट्री है, और वो भी मिनी पेंट्री के नाम से है, ऑन बोर्ड मिनी पेंट्री है, यानी इसमें आप लंच जो है आप ले सकते हैं, ठीक है, स्नैक फूड वगैरह जो है वो उसमें अपने ले सकते हैं ऑर्डर करके आप, ठीक है। GPS बेस्ड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, PIS जिसे बोला गया है, वो भी इसमें यूज किया गया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, ठीक है। जीरो डिस्चार्ज वैक्यूम बेस्ड बायो टॉयलेट दिया गया है, यानी किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं होगा, तो जीरो डिस्चार्ज और वैक्यूम बेस्ड बायो टॉयलेट दिया गया है। टच फ्री फिटिंग दी गई है, यानी सेंसर लगे हुए हैं, आप उसके पास हाथ ले जाएंगे पानी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं MC इक्विप्ड विद 4 फुली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर। MC में क्या है, मोटर कोच में क्या है, 4 फुली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर लगाई गई हैं, ठीक है। और ऑल कोचेज विद ड्राइविंग कैब्स आर एयर कंडीशन, यानी जितने भी इसमें कोच हैं वो सारे के सारे एयर कंडीशन हैं, ठीक है। एवरी अल्टरनेट कोच इज पावर्ड, ये हमने पहले ही बताया था कि 50% पावरिंग है यहाँ पर, यानी जितने भी कोच हैं, यानी टोटल 16 कोच हैं, उनमें से 8 कोच जो है वो पावर्ड है, तो हर दूसरा कोच जो है वो हमारा पावर्ड है। स्पेशल प्रोविजन फॉर डिसेबल्ड पर्सन इन DTC व्हील चेयर, स्पेशल लेबोरेटरी, यानी डिसेबल्ड पर्सन के लिए DTC में व्हील चेयर दी गई है, और स्पेशल लेबोरेटरी का यूज भी उसमें प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी साइड वॉल, रूफ वॉल, एंड वॉल मेंबर वगैरह की, तो ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो कि हमारी LHB में यूज की जाती है, तो मैंने इसको आपको बताया था कि एक जो साइड वॉल, रूफ वॉल या एंड वॉल मेंबर है वो फेरेटिक स्टील की होती है, जो SS409 कहलाता है, फेरेटिक स्टील का बना होता है, ठीक है। ट्रफ फ्लोर जो है इसमें ट्रफ फ्लोर नहीं है, जैसे LHB में ट्रफ फ्लोर होती थी वो इसमें अवेलेबल नहीं है, इसकी जगह पे क्या किया गया 2 mm की SS कवर सीट और अंडर फ्रेम इंस्टेड ऑफ ट्रफ फ्लोर लगाई गई है, यानी 2 mm की SS सीट का प्रयोग किया गया है ट्रफ फ्लोर की जगह पे। तो क्वेश्चन होता है विच इज नॉट यूज्ड इन वंदे भारत, तो उसमें ऑप्शन होगा ट्रफ फ्लोर का यूज नहीं किया जाता। रोप सीट किसकी बनी हुई है, ये हमारी ऑस्थेंटिक स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, कितनी 1.25 mm से 1.7 mm थिकनेस हो सकती है, यानी 2 थिकनेस की उसमें सीट मिलती है जो रूप सीट है। ऑस्थेंटिक स्टील जो है ये LHB में भी रूप सीट में यूज की जाती है, तो सेम मटेरियल जो है वो जैसे LHB में यूज किया जा रहा था वही मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया। सोल बार जो है जो LHB में यूज किया जा रहा था 6 mm थिकनेस का, वो यहाँ पर भी यूज किया गया है, लिखा है सेम एज इन LHB 6 mm थिक। डोर सिस्टम देखिए, डोर सिस्टम की बात करते हैं। डोर सिस्टम कैसा, ऑटोमेटिक सिंगल लीव
प्लग डोर सिस्टम विद रिट्रेसेबल स्लाइडिंग फुट स्टेप। स्लाइडिंग फुट स्टेप का यूज किया गया, यानी जैसे ही हम दरवाजे के पास पैर ले जाएंगे जो उसका फुट स्टेप है वो आगे निकल के आ जाएगा, या हम जब उसकी रिक्वायरमेंट तब वो बाहर आ जाएगा, और जब डोर क्लोज होंगे तो वो फुट स्टेप जो है वो अंदर स्लाइड होकर अंदर पहुंच जाएगा, यानी कोई हमें फुट स्टेप नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो डोर खुलने का टाइम हमने ऊपर पहले डिस्कस कर लिया, 3 से 5 सेकंड में डोर खुलने और बंद हो जाते हैं। अंडर स्लंग वाटर टैंक जो लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1100 लीटर की वाटर टैंक इसमें लगाई गई है जो अंडर स्लंग है। ठीक है, अब वंदे भारत में कुछ शॉर्ट फॉर्म भी यूज किए जाते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके लिए शॉर्ट या जो उसमें स्पेशल फीचर हैं उनका यूज किया, जैसे PIS है, पैसेंजर इमरजेंसी सिस्टम है। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म को एक जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ETBU, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। इनके डिस्क्रिप्शन की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल इनका एक आइडिया ले लेंगे और हमें याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती है। ETBU इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, यानी इमरजेंसी में कभी अगर हमें जो ड्राइवर है उसको उनको पैसेंजर से कुछ पैसेंजर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन में, तो वो इस तरह से टॉक बैक कर सकते हैं, पैसेंजर भी अपनी बात रख सकते हैं। ICD क्या हो जाएगा, इनपुट डिस्प्ले। LCD क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। SCD क्या हो जाएगा, हेड पोर्ट डिस्प्ले। LCC हो जाएगा लाइन कन्वर्टर कंप्यूटर। ठीक है, SCD LCD ICD ये डिस्प्ले के हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। LCC हो गया लाइन कन्वर्टर कंप्यूटर, LIC हो गया लाइन इन्वर्टर कंप्यूटर। LCC लाइन कन्वर्टर कंप्यूटर है और LIC लाइन इन्वर्टर कंप्यूटर, यहाँ इन्वर्टर हो गया। ठीक है, LTC हो गया लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। LTCU लाइन एंड ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट, यहाँ कन्वर्टर था और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। CU यानी कंट्रोल, लाइन एंड ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट। MCU मिनिएचर का सर्किट ब्रेकर मालूम रहता है सबको। MCU मेन कंट्रोल यूनिट। PCU पैसेंजर कंट्रोल यूनिट। PIS पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। RDM रेस्क्यू डिवाइस मोड हो जाएगा। ठीक है, RDM पूछा जाता है तो रेस्क्यू डिवाइस मोड हो जाएगा। RMPU रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, ये LGB में यूज किया जाता है, इसको भी यहाँ भी यूज किया गया। EOL इमरजेंसी ऑफ लूप EOL इमरजेंसी ऑफ लूप। TM ट्रैक्शन मोटर। PECU पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन यूनिट। RMS रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। IGBT इंसुलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ये शॉर्ट फॉर्म है लेकिन वंदे भारत में चूंकि इसका यूज किया जाता है इसको इसलिए यहाँ पर पूछा गया। TMC ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। TCMS ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, TCMS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। BECU ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन, हीटिंग AC आ गया यानी एयर कंडीशन हो जाएगा और HV हो जाएगा हीटिंग वेंटिलेशन। BVF ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। TCAC ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है इसका। ठीक है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो कि कवच में यूज किया जाता है। ठीक है, TPWS ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, ये भी कवच का एक पार्ट है। SSD सिंगल साइड डोर, PFD थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। BCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। WTB वायर ट्रेन बस। ETB ईथरनेट ट्रेन बैकबोन। तो आप इनको अपने अच्छे से नोट तैयार कर लीजिए, ये PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको अटैच करने की कोशिश करूँगा, अगर अटैच हो जाएगी तो आपको जल्दी ही इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों अंत में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैं 1000 लाइक इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सहयोग करेंगे, 1000 लाइक इसमें जल्दी से जल्द करने के लिए। और हमारा टारगेट है कि जो सब्सक्राइबर हैं वो भी हमारे जल्दी से जल्दी 50,000 का नेक्स्ट टारगेट मैं रखता हूँ कि 50,000 हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो अवेलेबल होंगे। इसी तरह के जो एग्जाम के हिसाब से जो वीडियोज़ हैं वो आप मिलते रहेंगे चैनल पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।